सबसे पहले इस प्रांत स्तरीय कार्यशाला और दायित्व ग्रहण समारोह में जो भी अपने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन। अपना कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू होता है। मैं श्रीमती सरोज जी मंगल से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम गायन कर कार्यक्रम प्रारंभ करें। सभी अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुझे लाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सुप्रज्वलित केतयानि कुसुमित द्रुमदल शोभि सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां सुखदां वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मंगल साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे एक ही लगी जो पहले लगी थी कोई हमारे जो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों का परिचय कराएं और अपना स्वागत भाषण उद्बोधन से हमको लाभान्वित करें। डॉक्टर मंगल साहब। वंदे मातरम, आवाज आ रही है जी सर। आज की इस प्रांतीय परिषद की बैठक कार्यशाला और दायित्व ग्रहण कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे रीजन के सम्मानीय रीजनल चेयरमैन श्रीमान डी शर्मा साहब, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान अशोक जी और हमारे संरक्षक माननीय अशोक भाई साहब, प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी, जिला मंत्री, शाखा समन्वय के माननीय अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, आप सभी का इस बैठक में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की यह बैठक वैसे तो फिजिकली हमारी तय थी, लेकिन विधि का विधान है, इन्हीं कारणवश हम इसको फिजिकली संपन्न नहीं करा पाए। फिर भी हमने अपने सभी साथियों से विचार में विमर्श कर ये तय किया कि हमको ये बैठक किसी भी हालत में करनी है और हम सब आपके मॉरल सपोर्ट से, सहयोग से इस बैठक को संपन्न करा पाए। और इस सबके लिए मैं सबसे ज्यादा साधुवाद दूंगा हमारे अशोक जी भाई साहब को, राष्ट्रीय मंत्री हैं, और श्रीमान डी शर्मा साहब का, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इस बैठक में अपनी उपस्थिति के लिए सहमति दी। प्रांत की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, गत 1 वर्ष पहले कोरोना के जिस दौर से हम प्रारंभ की थी अपनी जर्नी, वापस उसी स्थान पर खड़े हैं। फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है और जैसा भी समय आएगा हम सब साथ मिलकर अपने संगठन को मजबूत बनाते हुए अपने कार्यक्रमों को अंजाम देंगे। अभी हमारे साथियों ने गत वर्ष काफी मेहनत की, संगठन को मजबूती प्रदान करी, लेकिन हमारा इस वर्ष का जो वित्तीय वर्ष है उसका लक्ष्य और भी ज्यादा है। जो तो प्रांत के बारे में सारी चर्चा शाम को जो रीजन की बैठक होगी उसमें होगी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में हमने तय किया है कि हमारी जो सदस्य संख्या है वह
1150 से बढ़कर के 2000 हो जाए और हमारी शाखाएं 20 से बढ़कर के 30 हो जाए, और कोई कठिन काम नहीं है। कोई बात नहीं, अभी ऐसा दौर है, हम रूबरू वहां पर विजिट नहीं कर सकते, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारे प्रांत में 5 जिले हैं। यदि हमारा एक जिला 2 शाखाओं की बढ़ोतरी का मनस्थिति बनाए तो मैं समझता हूं हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत कर चुके हैं। करौली शाखा ने बहुत अच्छी शुरुआत की, मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा। सपोटरा में जाकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच बैठक की, और मुझे लगता है सिर्फ एक बैठक और लेनी है तो हम उस शाखा को तैयार कर सकते हैं। दूसरी शाखा हमारी महुआ है, वो भी लगभग तैयारी पर है, हम उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हर जिले में 2 शाखाएं। हमने इससे पहले हमारी जो बैठक हुई थी भारत प्रांतीय कार्यकारिणी की, तो उसमें भी हमने ये लक्ष्य सबके सामने रखा, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दोनों प्रांतीय संरक्षक विराजमान आदरणीय भाई साहब हरिप्रसाद जी, उनके मार्गदर्शन में हम इस लक्ष्य को अवश्य पूरा करेंगे। जहां तक कार्यकर्ताओं की हमारी सदस्य संख्या की बात है, मैं मान के चलता हूं कि एक शाखा 100 मेंबर का लक्ष्य अपना टारगेट रखे तो हम 2000 से बड़ी आसानी से अपने प्रांत को ले जा सकते हैं। चूंकि संख्या की दृष्टि से हमारा प्रांत हमारे रीजन में सबसे नीचे पायदान पर है। हम 100 की संख्या की शुरुआत कर भी चुके हैं। करौली शाखा को मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने 85 मेंबर का शुल्क एकत्रित कर लिया है। 90 का हो गया सर। 90 का हो गया, बहुत अच्छी बात है। और बहुत जल्दी हमारा जो एक 100 का आंकड़ा है उसको हम छूएंगे। तो करौली हमारे लिए एक आइडियल ब्रांच है, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, आदर्श है। हम उससे सीख लेकर के अन्य शाखाएं मजबूती से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो पुनः सभी शाखाओं से मैं ये आह्वान करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि हमें जो भी टारगेट मिला है उसको पूरा करें। और विशेष रूप से जो हमारे जिला समन्वयक हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ज्यादा ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए क्योंकि समय भी हमारे अनुकूल नहीं था, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि अपने जिले के आपने क्या प्रोग्रेस की, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, आपका क्या टारगेट है, ये इन चीजों को लेकर के वो बार-बार उनसे बात करते रहे, उनके तो हमारी शाखाएं सक्रिय रहेंगी और हम जो चाहते हैं, उम्मीद करते हैं उन शाखाओं से कर पाएंगे। तो विशेष जिम्मेदारी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पर आती है, प्रांत की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि हम प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रत्येक पदाधिकारी एक शाखा को पूछ ले। हम प्रांतीय कार्यकारिणी की जब बैठक करेंगे तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे आगे कि प्रत्येक प्रांतीय पदाधिकारी एक शाखा की जिम्मेदारी ले पालक के तौर पर काम करेंगे। वह सिर्फ एक शाखा पर केंद्र बिंदु करे, बाकी उसके और भी काम है वो तो करेंगे, लेकिन प्रत्येक शाखा के ऊपर एक प्रांतीय पदाधिकारी। तो मैं मानता हूँ कि उस शाखा को काम करना सहज होगा और उस शाखा को बराबर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो कुछ ऐसे बिंदु है कि हम अपने संगठन को, अपनी शाखाओं को कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसमें अपन विचार आगे करेंगे। आज के इस बैठक में हमारे सामने माननीय डीजी शर्मा साहब हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि हम कैसे संगठन को मजबूत बनाएं। तो आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि बैठक हमारे लिए बहुत ही सार्थक होगी। अभी हम दायित्व ग्रहण भी करेंगे और उस अपने दायित्व पर खरा उतरे, ऐसी मैं सबसे प्रभु से कामना करता हूं कि हमें इसे हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों को मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं, हम सब मिलकर अपने प्रांत को जो भी रीजन हमसे अपेक्षा करता है वहां तक ले जाए तो हमारा काम करना सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब अपना प्रांतीय कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह प्रारंभ होता है। मैं रीजन के चेयरमैन श्री डी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रांतीय कार्यकारिणी को सभी को शपथ ग्रहण कराएं। डी शर्मा साहब वहां से बोलेंगे, उसको अपन दोहराएंगे
और जो अपना दायित्व है उस दायित्व के नाम से अपन अपनी शपथ लेंगे। श्री डी शर्मा जी। सबको अनम्यूट कर दे। पर सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट नहीं, म्यूट म्यूट करें। म्यूट तो कर रखा है सभी को। हाँ, तो देखिए ऐसा है, जिसको बोलने के लिए कहा जाए वही अनम्यूट हो, अन्यथा ये जो डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे रहा है ये बंद नहीं होगा। लोगन जी जैसा चल रहा है उसको चल। जी भाई जब सब अनम्यूट रखें आप, जो जिसका बोलने का चांस है उसी को म्यूट किया जाए। दोस्तों, वर्ष 21-22 की कार्यकारिणी का गठन समय पर कर दिया गया था और आज के ही दिन फिजिकल बैठक के द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गंगापुर में आयोजित भी किया गया था, किंतु जो अभी कोरोना की परिस्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए इसे कैंसिल करके वर्चुअल पर लिया गया है। कोई विशेष बात नहीं है, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार ही हमें कार्य योजना और कार्य को निष्पादित करना होता है। अभी भी कोई म्यूट है, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। 4-5 लोग अभी अनम्यूट हैं। हर्षवर्धन जी, आपके यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही है। हर्षवर्धन जी, आप भी अनम्यूट कर लें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। म्यूट करिए। हाँ, म्यूट करें अपने आप को, सॉरी म्यूट करें। मैं बिना समय खराब किए हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मुझे कहा गया है कि वर्ष 21-22 की कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण विधिवत करवाना है। दोस्तों, ये जो दायित्व ग्रहण का जो कार्यक्रम होता है इसमें कुछ शब्दों का हम लोग उच्चारण करते हैं, एक संकल्प हम लोग लेते हैं। क्या मात्र इन शब्दों को दोहरा लेने से हमारा संकल्प पूरा हो जाता है क्या? कहीं हम इसे औपचारिकतावश इन शब्दों का मनन करके या इन शब्दों का उच्चारण करके इतिश्री कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं। यह एक औपचारिकता नहीं है दोस्तों। इस दायित्व ग्रहण में जो शब्द रखे गए हैं उन एक-एक शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। जिस प्रकार हम किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, जिस प्रकार हम अपने यहाँ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम करते हैं उसमें एक पुरोहित द्वारा हमारे दाएं हाथ में गंगा जल, पुष्प, कुमकुम, अक्षत रख के एक संकल्प करवाया जाता है। उस संकल्प का अर्थ ये होता है कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसके प्रति अपना समर्पण हम दिखाते हैं और वह संकल्प इसी बात का होता है कि हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वह पूरी निष्ठा के साथ हम उसका निर्वहन करेंगे। यही काम, ये जो दायित्व ग्रहण होता है, इसमें जिन शब्दों को हम बोलेंगे उन्हें अपने मन में उतारकर, अपने हृदय में उतारकर एक-एक शब्द के प्रति समर्पित भाव होने का संकल्प हमें लेना है, वही दायित्व ग्रहण होगा। मैं यहाँ से बोलूँगा, उच्चारित करूँगा, उसे आप अपने मन में उसको उच्चारित करते हुए और ये संकल्प लेंगे कि हम जो आने वाला, जो हमारा चालू वर्ष है 21-22 का, उसमें हम अपने दायित्वों के प्रति खरे उतरेंगे। इस संकल्प को हम लेंगे। मैं अपना नाम अपने मन में दोहरा लीजिए। भारत विकास परिषद राजस्थान पूर्व प्रांत के को भी आपको दायित्व दिया गया है, उस दायित्व का मनन कर लें। दायित्व का ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान
मैं परिषद के संविधान मैं सभी परिषद के संविधान तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा पूर्ण निष्ठा तथा अनुशासन के साथ अपने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी को जिन जिन दायित्व आपको प्रदान किए गए हैं उस पर आपको पद स्थापित किया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद डीडी शर्मा जी साहब। मैं हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अशोक जी मित्तल से आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से हमको लाभान्वित करें। सभी जानते हैं कि अपनी दायित्व ग्रहण समारोह अपना हो चुका है और अब कार्यशाला अपनी प्रारंभ हो रही है। कार्यशाला का उद्देश्य वर्ष के प्रारंभ में ये होता है कि अपन को किस तरीके से शाखा संचालित करनी, किस तरीके से कोष रखना, अपने संगठन की संरचना किस प्रकार की है, ये सभी जानकारियां अपन को जो अपने दायित्ववान उच्च अधिकारी हैं वो देते हैं। अब इसी क्रम में मैं अशोक जी मित्तल को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय मंत्री। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। सभी को वंदे मातरम। इस वर्चुअल दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डीडी शर्मा जी, प्रांतीय संरक्षक हरी जी भाई साहब, कृष्णा जी भाई साहब, उन्हें निर्वाचित प्रांतीय दायित्वधारीगण डॉक्टर सुदयाल जी, हर्षवर्धन जी व वित्त सचिव के रूप में श्री विजेंद्र जी, सभी प्रकल्प प्रभारी जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं तथा शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं मातृशक्ति। जैसा कि डॉक्टर शिवदयाल जी ने कहा कि ये जो कार्यक्रम है गंगापुर में होना था पर विधि का ऐसा विधान है कि वो नहीं हो पाया, तो ये हम वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम संपादित कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि दायित्व ग्रहण समारोह के समय हम एक कार्यशाला का आयोजन करते हैं। उसका उद्देश्य केवल यही होता है कि जो हमारे नए दायित्ववान कार्यकर्ता शाखाओं से आ रहे हैं या प्रकल्प प्रभारी आ रहे हैं, उनको संगठन की जानकारी रहे तथा संगठन के क्या नियम कायदे हैं, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। कोई भी संगठन कितना भी बड़ा हो, उसके एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक नियम कायदे होते हैं और उसी के अनुरूप वो संचालित होता है और होना भी चाहिए, जिससे कि जिस उद्देश्य के लिए वो संगठन बनाया गया है उसकी पूर्ति हो सके। मुझे जो हर्षवर्धन जी ने निवेदन किया है कि मैं संगठन की संरचना के बारे में अपनी बात रखूं, उसी क्रम में जैसा कि सभी आप दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, कई जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो तो 35 साल से परिषद से जुड़े हुए हैं, उनको भली भांति पता है कि भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद जी की जन्म शती 12 जनवरी 1963 को जो प्रमुख उद्योगपति एवं समाज सेवी लाला हंसराज जी गुप्ता एवं डॉक्टर सुरेश प्रकाश जी के प्रयासों से आरंभ हुई, लेकिन 10 जुलाई 1963 को इसका विधिवत रूप से पंजीयन हुआ, इसीलिए हम इसकी स्थापना 10 जुलाई 1963 मानते हैं। अभी से निरंतर ये परिषद हमारे समर्पित कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता
व श्रेष्ठ सदस्य के माध्यम से संचालित हो रही है। इसमें जो हमारे सदस्य होते हैं वो परिवार सदस्य होते हैं, पति पत्नी दोनों ही सदस्य होते हैं, और जो व्यक्ति समाज में और अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से प्राप्त आशीर्वाद द्वारा श्रेष्ठ है, समृद्ध है, वो अपने ज्ञान से, अपने धन से निर्धन व्यक्तियों की सेवा करता है संस्कार और सेवा के माध्यम से। इस उद्देश्य से इस संगठन का प्रारंभ हुआ। ये 4 लेवल के माध्यम से संचालित होती है, राष्ट्रीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और शाखा स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर इसमें एक राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम होता है जिसमें सभी अपेक्षित होते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कोर कमेटी है, जो एक नियम कायदे बनाने होते हैं। तो राष्ट्रीय कोर कमेटी में जो भी सुझाव आते हैं उन पर गहन मंथन होता है, चिंतन होता है, उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं। और एक नेशनल प्रोजेक्ट कमेटी बनी हुई है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और राष्ट्रीय संस्कार के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी एक प्रोजेक्ट बनी हुई है, उसके भी एक सदस्य हैं, चेयरमैन हैं। दूसरा स्तर है रीजनल स्तर पर, जिसमें जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं वो उस रीजन के अध्यक्ष होते हैं, और जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो यहाँ के रीजनल महामंत्री होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मंत्री होते हैं पूरे राजस्थान में। मैं पहले आपको इससे पहले पूरे देश के हिसाब से बता देता हूं। पूरे हिंदुस्तान में 9 रीजन में ये पूरा देश बटा हुआ है। 9 रीजन के अंतर्गत 73 प्रांत हैं और 1405 शाखाएं 31 मार्च 2020 तक स्थापित थी। अभी लेटेस्ट की संख्या आनी है, उसके हिसाब से 71,537 सदस्यों के माध्यम से संस्कार और सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि पति पत्नी दोनों ही इसके सदस्य हैं, इसलिए जो सेवा के कार्य करने के लिए हमारे पास 1.5 लाख कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है। इसमें टोटल 30 विकास रत्न हैं। फिर हमारा जो रीजन है वो उत्तर पश्चिम रीजन है। 9 रीजन में उत्तर पश्चिम रीजन हमारा राजस्थान का रीजन है। मैं आपको पूरे हिंदुस्तान के रीजन का नाम भी बता देता हूँ। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल 1, नॉर्थ सेंट्रल 2, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल, ऐसे करके 9 रीजन टोटल है। उसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जो पूरा राजस्थान इसमें कवर होता है। इसमें 220 शाखाएं हैं, जो अब 2020 में 249 हो गई थी। सदस्य संख्या 13,600 थी, अब की नई संख्या आएगी। विकास रत्न 30 और विकास मित्र 714 बने हुए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, माननीय गजेंद्र सिंह जी संधू, जो पेशे से एडवोकेट हैं और रुद्रपुर में निवास करते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेड ऑफिस मुख्यालय दिल्ली में बैठते हैं श्री महेश बाबू जी गुप्ता, जो नोएडा में निवास करते हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्याम जी भाई साहब, जो अपने ही हैं, अपने रीजन से हैं और कोटा में निवास करते हैं। राष्ट्रीय वित्त सचिव श्री संपत खुडिया जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मुंबई में निवास करते हैं। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्रीमान अजय दत्ता जी,
जो पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, अभी कोऑर्डिनेटर हैं और चंडीगढ़ में निवास करते हैं, और राष्ट्रीय महालेखाकार श्रीमान अरुण डागा जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ग्वालियर में निवास करते हैं, और पूर्व में जब दोनों रीजन एक ही थे तब हमारे वो राष्ट्रीय रीजन महामंत्री हुआ करते थे, उनके रूप में उनका मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ। और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सूर्य चंद जी जैन, जो दिल्ली के निवासी हैं। जो शाखाएं हमारी जितनी काम कर रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको एसोसिएट ऑफ पर्संस के रूप में कहा गया, एओपी कहते हैं। उसका उद्देश्य ये था कि शुरू शुरू में जब शाखाएं केंद्र के अधीन थी तो कुछ टेक्निकल ऐसी बहुत सारी बातें आई। उस समय हमारे नीति निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि प्रांत स्तर तक ये रहेगा, और उसके बाद जो जितनी भी शाखा है वो एसोसिएट मेंबर के रूप में कार्यरत रहेंगी। उनको अलग कर दिया, उनके अकाउंट्स अलग रहते हैं। हमारे जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसमें 7 प्रांत हैं, जिसका एक अपना प्रांत जिसमें हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राजस्थान पूर्व प्रांत, इसके अभी ये पुनः निर्वाचन भी हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आपको इस संगठन के बारे में जानकारी मिली होगी। इसमें जो सदस्य शुल्क है वो 500 रुपए है, 250 रुपए केंद्र को जाता है, केंद्रांश। जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज होते हैं केंद्र के, वो इससे पूर्ति होती है, और 250 रुपए प्रांत के पास रहते हैं। इस तरह से हर शाखा को 500 रुपए भेजने होते हैं। सदस्य संख्या के रूप में इससे पूर्व 25 सदस्यों से नई शाखा का गठन किया जा सकता था, लेकिन 1 वर्ष पहले इसमें नियम बदल करके कम से कम 40 सदस्यों से ही शाखा का गठन किया जा सकता है। बाकी मैं तो निवेदन करूंगा, जैसा कि आज डॉक्टर साहब ने कहा भी है, अब की बार 100 के पार। मेरा फोटो जा रहा होगा वहाँ? हाँ जी, मेरा फोटो जा रहा हर शाखा ये प्रयास करे कि सदस्य संख्या 100 के पार निकले। ऐसा हम सब लोग संगठित रूप से प्रयास कर रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माइक अनम्यूट करें प्रांतीय शिव जी। धन्यवाद अशोक जी भाई साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री हरि प्रसाद जी शर्मा, जो हमारे राजस्थान पूर्व प्रांत के संस्थापक अध्यक्ष हैं और हमारे प्रांत के संरक्षक हैं, कि वो अपने उद्बोधन से इस कार्यशाला के निमित्त किस प्रकार से प्रभावी शाखा का संचालन हो, शाखा का विस्तार हो, हमारा मार्गदर्शन करें। श्री हरि प्रसाद। अनम्यूट करें सर। हरि प्रसाद जी भाई साहब unmute। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ठीक। आवाज आ रही। एक बार पुनः सभी दायित्वधारियों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यशाला के अंदर हम सभी कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं कि हमारा संगठन कैसे प्रभावी हो, कैसे व्यवस्थित हो और कैसे संगठन का विस्तार हो। इसी नाते हम आज यहाँ बैठे हैं। मैं सभी शाखा के जो नए दायित्वधारी हैं, कुछ लोग रीइलेक्ट होके आए हैं, कुछ नए हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वैसे तो आप सब लोग
अपने अपने शाखा स्तर पर बहुत ही प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, फिर भी संगठन की संरचना के अनुसार हम सब एक बार बैठ करके एक बार ये विचार करें कि कैसे संगठन और व्यवस्थित और प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है। उसी के नाते आज मुझे दायित्व दिया गया है कि हम व्यवस्थित शाखा और शाखा विस्तार कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा-सा पुनः स्मरण करें। बंधुओं, जो शाखा के दायित्वधारी हैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, हमारे बड़े कार्यकर्ताओं ने इसको त्रिमूर्ति का नाम दिया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक तरह से शाखा के ये होते हैं और इन तीनों की ज़िम्मेदारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि ये शाखा को कैसे संचालित करें, कैसे प्रभावी व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से करें। तो इनका सबसे ज़्यादा एक तरह से दायित्व बढ़ जाता है कि हम वो सब लोग मिलकर के कैसे शाखा का विस्तार और शाखा को प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। तो सभी जो दायित्वधारी शाखा के दायित्वधारी लोग हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम जो अब आगे की चर्चा कर रहे हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। कोई बात हो तो फिर अकेले में हम बात कर सकते हैं। बंधुओं, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हम सभी जानते हैं कि भारत विकास परिषद की शाखा और भारत विकास परिषद ये कोई अलग-अलग नहीं है। ये एक दूसरे के अभिन्न अंग है। इंडिविजुअल शाखा की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल अविभाज्य अंग है। शाखा भारत विकास परिषद की अविभाज्य इकाई है और यदि भारत विकास परिषद की शाखा प्रभावी होगी, व्यवस्थित होगी, उसका प्रभाव होगा, तो भारत विकास परिषद का भी प्रभाव होगा। भारत विकास परिषद की शाखा भारत विकास परिषद से एनर्जी लेती है और भारत विकास परिषद शाखा के आधार पर ग्रो करता है। ये सभी हम कार्यकर्ता हैं पुराने, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। तो अब क्योंकि अधिकांश इस प्रांत में बहुत खुशी की बात है कि अधिकांश शाखाओं का एक तरह से इलेक्शन हो चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शाखा को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कि हम पहले 28 फरवरी थी, अब 31 मार्च तक एक तरह से हम इस शाखा का एक नए दायित्व एक तरह से अपने इलेक्ट कर लें। तो दूसरा सबसे व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम आता है, वो शाखा का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम होता है। तो इसका भी हमको लक्ष्य रखना चाहिए कि हम अ, जल्दी से जल्दी इस शाखा के स्तर पर भी दायित्व ग्रहण कार्यक्रम कर लें और जैसा कि आज प्रांत ने आपके सामने एक तरह से एक आदर्श रखा है कि इस विशेष विकट परिस्थिति में भी अति शीघ्र प्रांत की कार्यकारिणी का विस्तार करके उसका घोषणा करके और आज सबका दायित्व ग्रहण करा करके और एक तरह से काम करने के लिए हमको मार्ग प्रशस्त किया है। तो सभी शाखाएं अब जिनका दायित्व ग्रहण नहीं हुआ है, वो कम से कम ये निश्चित कर ले कि अप्रैल माह में निश्चित रूप से इस दायित्व ग्रहण कर लें। मतलब अपनी कार्यकारिणी का, अपने प्रोजेक्ट इंचार्ज के जो संयोजक नियुक्त करने, उन सबको कर लें। प्रोजेक्ट इंचार्ज को नियुक्त करते समय मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जो नेशनल प्रोजेक्ट है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दें। यदि नेशनल स्तर के प्रोजेक्ट के आप प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाएंगे, तो आपको नेशनल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, वो ये है कि हम जितने भी हमारे एक तरह से एक शाखा होती है, उसके ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हमको ध्यान हो, क्योंकि जितना भी अपन काम करेंगे, जितना भी हम शाखाओं के दायित्व देंगे, तो उसके लिए हमको सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो एक तरह से हमारी शाखा, सबसे पहले तो हमारी शाखा को एक ज्योग्राफिकल एरिया का हमें पता होना चाहिए कि हमारी शाखा किस ज्योग्राफिकल एरिया में काम करती है। मतलब भौगोलिक दृष्टि से किसी नगर में एक ही शाखा है, तो निश्चित रूप से वो उसका एरिया हो गया। यदि किसी नगर के अंदर एक से अधिक शाखा है, तो उसका एक तरह ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में शाखा के दायित्वधारियों को स्पष्ट पता होना चाहिए कि मेरी ये ज्योग्राफिकल एरिया है। तो हमारे शाखा में 3 तरह से, एक शाखा की एक तरह से मानदंड है कि हमारी शाखा सर्वव्यापी हो, सर्व स्पर्शी हो और सर्वग्राही हो। सर्वव्यापी का मतलब हमारा जो अ, हर प्रत्येक एरिया के हमारे सदस्य होना चाहिए, जैसे एडवोकेट्स हो, इंजीनियर हो, मतलब ऐसा समाज का कोई प्रभावित मतलब क्षेत्र नहीं रहो जो हमारे मेंबर नहीं हो। और एक सर्वव्यापी मतलब उस नगर के हर एरिया में, ऐसा नहीं कि भाई एक ही एरिया के लोग हमारे सदस्य बन जाए, हर एरिया के लोग हमारे सदस्य हों। और सर्वग्राही का मतलब होता है हमारे लाइक माइंडेड जो संगठन है, उनके
उनमें हमारी शाखा की स्वीकार्यता होनी चाहिए। ये 3 मानदंड हमारे एक तरह से केंद्रीय पदाधिकारियों ने हमें दिए, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही। इस बात का अपन को ध्यान रहे, ऐसे मेंबर हमारे होने चाहिए। शाख मेंबरशिप के विस्तार के लिए हम ये प्रयत्न कर सकते हैं कि हमारे शाखा के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, 2 या 3 सदस्यों को एक ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए। वो केवल और केवल एक ही चीज़ में काम करें, शाखा सदस्य का विस्तार और शाखा का विस्तार। जो अपने वरिष्ठ शाखा में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनके 3 लोगों की टोली बना के, एक संपर्क टोली कह सकते हैं उसको, तो वो नए सदस्यों से संपर्क करें और नए शाखा के गठन के बारे में चिंता करें। यदि ये टोली आपने एक बिल्कुल विचार करके एक टोली बना दी, तो प्रांत को भी, प्रांत का जो संपर्क प्रमुख है, प्रांत का जो संगठन मंत्री है, इस टोली से संपर्क करके और उसको कार्य विस्तार में एक तरह से एक सहूलियत हो जाएगी। तो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनसे या प्रांत के यदि आपके शाखा में कोई पदाधिकारी है, उनसे मिलकर के इस संपर्क टोली और संपर्क विस्तार की टोली को आप एक तरह से नाम दे करके और इसको आगे, काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक जो तलवार की धार है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सदस्यता विस्तार के समय एक विशेष ध्यान रखें, जो हमारे एक केंद्रीय नेतृत्व ने या संस्थापकों ने हमें एक मार्गदर्शन दिया है कि हमारे जो सदस्य है वो 2 तरह के हो, प्रबुद्ध प्रबुद्ध और संपन्न। प्रबुद्ध यानी जिनके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा है, जो समाज को दिशा दे सकता है। संपन्न यानी जिन पे महालक्ष्मी की कृपा है, जो सामान्य जन का दशा सुधारने का कार्य, मतलब दिशा और दशा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन इसकी जो कंडीशन है, उसको हमारे माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए सदस्यता विस्तार के लिए। ऐसा नहीं कि सदस्य विस्तार का प्रांत ने लक्ष्य दिया और हम किसी भी तरह के लोगों को, क्यों? कि हमारे जो सबसे बड़ी जो हमारा संगठन है, वो संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है और वो संस्कार उस व्यक्ति के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति, सब लोगों के प्रति, वो जो उसका एक तरह से मानदंड है, मिनिमम मानदंड, कि वो संस्कारित व्यक्ति हो, जो भारत विकास परिषद से जुड़े, इस चीज़ का ध्यान रखे। तो इस चीज़ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सदस्यता विस्तार के समय। दूसरा, कुछ ऐसे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमको ज़रूर करने चाहिए। तो अभी सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों त्रिमूर्ति का, जो न्यूक्लियस ऑफ द ब्रांच कहलाता है, केंद्र केंद्र है पूरी ब्रांच का। सबसे पहले 2 चीज़ों का एक तो कार्यकारिणी का गठन, और कार्यकारिणी के गठन के पश्चात वार्षिक योजना और वार्षिक बजट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आपने वार्षिक योजना बना ली और पुराने कार्यकर्ताओं के जो पुराने कार्यक्रम हुए हैं, उनके आधार पर यदि वार्षिक बजट बना लिया, तो एक तरह से कहते हैं वेस्ट, मतलब वेस्ट बिगन इज हाफ डन। यदि आपने अच्छी तरह किसी काम को शुरुआत की, तो वो आधी शुरुआत आपकी हो सकती है। तो वार्षिक कैलेंडर बनाते समय आप कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें कि वार्षिक कार्यकारिणी बनाते समय और कैलेंडर बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि हमारे नेशनल प्रोजेक्ट के उनको स्थान जरूर दें। जैसे लक्ष्य रखें, हमारा विकलांग सहायता बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से वो है प्रोजेक्ट, और इसके आधार पे भारत विकास परिषद को भी मान्यता मिली है। तो हमारी शाखा में विकलांग पुनर्वास का एक संयोजक अवश्य होना चाहिए। उसको दिशा देनी चाहिए कि 1 वर्ष में, एक महीने में 1 विकलांग, 1 वर्ष में 12 विकलांगों का पुनर्वास, ये एक तरह से उसको लक्ष्य देना चाहिए। और वो इसी आधार पे काम करे कि जिस ज्योग्राफिकल एरिया में हमारी ब्रांच है, कोई भी विकलांग ऐसा नहीं रहो जो हम उनके बारे में नहीं जानते, उनकी आवश्यकता के बारे में नहीं जानते। यदि उस कार्यकर्ता को वर्ष में केवल और केवल एक काम वो कर ले कि हमारे जितने भी विकलांग हैं, उनकी आवश्यकताओं को हमें पता है, उन आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति कर सकते हैं, और केवल जानकारी नहीं, धीरे-धीरे करके कैसे हम उसका पुनर्वास कर सकते हैं। किसी को कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो किसी समाज के व्यक्ति को मोटिवेट करके अपन वो चीज़ दिला सकते हैं। किसी को कुछ छोटा-मोटा सिलाई मशीन के काम की करनी है, तो समाज के उसको सिलाई दिला सकते, मतलब ये शाखा स्तर पर आपको निर्धारित करना है। लेकिन 1 महीने में 1 का पुनर्वास का लक्ष्य, 12 महीने में 12 पुनर्वास का लक्ष्य, ये एक शाखा का लक्ष्य रहना ही चाहिए। प्रत्येक शाखा, जो अच्छी शाखा जिसकी सदस्य संख्या 50 से ऊपर है, एक ग्राम और एक बस्ती, इसको गोद लेकर के उसका सर्वांगीण विकास हमारा नेशनल प्रोजेक्ट है। और उसमें उस कार्यकर्ता का पूरा समय वर्ष में, और भले ही वो काम न करे, लेकिन ये काम अवश्य करे कि अपने प्रोजेक्ट को वो कैसे उत्कृष्टता की ओर ले जा सकता है, कैसे एक्सेलेंसी की ओर ले जा सकता है। तो
इसका योजना बना करके प्रांत के कार्यकर्ता है उनसे या केंद्र के कार्यकर्ता संपर्क करके और उस ग्राम को सर्वांगीण विकास करें, तो हमारा ग्राम बस्ती का एक प्रोजेक्ट नेशनल का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा एक वनवासी सहायता योजना, कई शाखाएं कई सालों से हम देखते हैं कि इसको काम नहीं कर पाती। तो एक मिनिमम लक्ष्य जो प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाए उसका मिनिमम लक्ष्य हम कई बार अपन कहते हैं कि एक सदस्य 100 रुपए मिनिमम, ये मिनिमम मैं बात कह रहा हूँ, 100 रुपए एक शाखा का वनवासी सहायता में कहीं न कहीं हमारा अंशदान होना ही चाहिए। ये वो लक्ष्य रख करके और बाकी के समाज के जो लोगों को मोटिवेट करके जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वनवासी सहायता में वो अपने काम करें। एक अभी भी निर्देश आए हैं, शाखा का एक स्थायी प्रकल्प अवश्य होना चाहिए। वो स्थायी प्रकल्प जो बड़ी शाखा है उसका और छोटी शाखा है, सभी एक स्थायी प्रकल्प, अब उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन भी एक तरह से हुआ है कि मिनिमम 2-3 माह काम हो तो भी वो स्थायी प्रकल्प में आ सकता है। तो स्थायी प्रकल्प हमारी शाखा का ब्रांड विजिबिलिटी है। कोई भी शाखा काम करती है और उसका स्थायी प्रकल्प बहुत अच्छा होता है, तो पूरे समाज में एक मैसेज जाता है कि अरे! जैसे आज दौसा है, तो रक्तदान करता है 23 जनवरी को पहले करता था, तो एक दौसा की अ, मान्यता हो गई कि भाई हिंडौन में रक्तदान में एक उसकी मान्यता हो गई। तो ऐसे स्थायी प्रकल्प कोई न कोई ऐसे हो जिसको देख करके आमजन ये कह सकते हैं अरे! ये भारत विकास परिषद बड़े काम करते हैं। जैसे मान लो हमारा जो शमशान का है, उसका बहुत अच्छा काम है। तो ये हमारी एक तरह से एक स्थायी प्रकल्प भारत विकास परिषद शाखा की ब्रांड विजिबिलिटी रहे। ये लक्ष्य आज आप अपन निर्धारित कर लेंगे तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी वर्ष भर में और वो स्थायी प्रकल्प का जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, उसके जीवन का एक लक्ष्य है कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, इसको मैं कैसे अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ। एक अपन बात करते हैं क्योंकि हमारी सदस्यता विस्तार होगी और शाखा विस्तार होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हम सजीव है और सजीव का मतलब है हमारे जैसे पैदा करना। तो हमारा ये बहुत बड़ा दायित्व बढ़ जाता है शाखा पदाधिकारियों का और जो शाखा के कार्यकारिणी के जो लोग आप नियुक्त करेंगे उन सबका, कि हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि प्रत्येक कार्यकारिणी मेंबर एक सदस्य, प्रत्येक कार्यकारिणी मेंबर वर्ष में एक हमारा जैसा कार्यकर्ता उस शाखा से जोड़े, तो हमारा इजीली पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमारा सदस्यता संख्या वृद्धि होगी और जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष तीनों जो केंद्रक है उनके मन में ये रहे कि 5 मतलब 5 सदस्य हम कैसे इस शाखा से जोड़ सकते हैं। ये यदि लक्ष्य अपने निर्धारित अभी से कर लिया तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। हम जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने और रीजन के जो हमारे से अपेक्षा है उसको हम पूरी कर सकेंगे। ये अभी से ही मन में यदि आपने लक्ष्य बना लिया, वार्षिक कैलेंडर में ये योजना बना ली तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अनम्यूट कर ले कृपया, ये बीच में डिस्टर्ब आ गया। तो ये थोड़ा-सा ये चीज़ को अपन योजनाबद्ध तरीके से अपन चलेंगे तो हमको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो एक प्रत्येक शाखा कोई ना कोई जो बड़ी शाखा है प्रांत का कार्यक्रम अपने हाथ में लेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं का एक तरह से एक्सपीरियंस बढ़ेगा और कैसे हम प्रांत का कार्यक्रम कर सकते हैं इसका भी एक लक्ष्य निर्धारित कर ले वार्षिक योजना में कि कम से कम एक शाखा प्रांत का एक अच्छा काम अच्छा भव्य और व्यवस्थित कार्यक्रम कर सके, इसका अपन को लक्ष्य निर्धारित करें। तो यदि हम एक योजनाबद्ध काम करेंगे तो हम व्यवस्थित रूप से काम कर सकेंगे और जब योजनाबद्ध तरीके से कोई हमारी शाखा काम करेगी तो उस नगर के अंदर निश्चित रूप से हमारी शाखा प्रभावी होगी। ये मेरा मतलब अनुभव है निश्चित रूप से। अब जो बात शाखा विस्तार की है, तो मैंने जो कही है कि संपर्क टोली यदि हमारी अच्छी रही, तो वो संकल्प टोली का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों मिलकर के लगातार ऐसे संपर्क टोली में ऐसे व्यक्ति वो करे कि उनको लक्ष्य निर्धारित कर दे, शाखा विस्तार और सदस्यता विस्तार। ये 2 उनको लक्ष्य निर्धारित कर दे, तो आपके ऊपर काफ़ी लोड कम हो जाएगा। बाकी के जो आप काम हैं, रूटीन के जो काम हैं, वो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अपन करें। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि महिलाओं की सहभागिता। ये हमारे संगठन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो सामान्य संगठनों से हमें अलग करता है। हमारे यहाँ इतना सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो भारत कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन भारत विकास परिषद भी महिलाओं को जो प्रोजेक्ट एक सशक्तिकरण कह लो, महिलाओं की सहभागिता कह लो, तो हमारी प्रत्येक शाखा निश्चित रूप से एक महिला समन्वयक, महिला प्रमुख जो भी कह सकते हैं, उसको करके उसके प्रांत की महिला जो प्रमुख है या महिला समन्वयक है, उसको वो करके और एक बहुत अच्छा प्रांत में अपन एक ऐसी टोली निर्धारित करें कि पूरे प्रांत के अंदर
एक ऐसी टोली बन जाए जिसकी कभी आवश्यकता हम जब भी अपन सोचेंगे महिला सभ्यता तो एक आदर्श स्थिति अपन कर सके। इसके पश्चात जो अपने के प्रांत के कार्यकर्ता है, अब सब मिलकर के अपन जो प्रांत के संपर्क प्रमुख है, संगठन मंत्री है, ये सब मिलके अपन जो निर्धारित लक्ष्य किया है 10 शाखा को और 20 से 30 करे, हम सब बैठ करके इस पे विचार करेंगे। यदि इन सब चीजों को अपन वो सब काम करके एक संस्कार का भी एक निश्चित रूप से वो रखे, एक को संस्कार जो हमारा सबसे आधार स्तंभ है, तो मिनिमम एक संस्कार शिविर पूरे वर्ष में एक शाखा निर्धारित करेगी। अभी लक्ष्य निर्धारित कर लेगी तो जब भी समय आएगा उसको निर्धारित यदि करके यदि अपन आगे बढ़े, तो एक संस्कार शिविर एक से अधिक कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम एक परिवार संस्कार शिविर अपन करेंगे, तो ये भी काम हो जाएगा। तो एक शाखा पूरे वर्ष में मिनिमम 12 कार्यक्रम मतलब 1 माह में 1 कार्यक्रम ये बड़ा कार्यक्रम कर लिया और बाकी के छोटे-छोटे अपन कार्यक्रम करते रहे, तो एक सक्रिय शाखा, व्यवस्थित शाखा ये कर सकते हैं और सक्रिय और व्यवस्थित शाखा यदि हो गई, तो हमारे नगर एरिया में, हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में हमारी शाखा का प्रभाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल एक ही लक्ष्य रखें कि एक प्रत्येक दिन कुछ न कुछ काम, भले ही 2 मिनट का ही काम करें, भले ही अपन एक टेलीफ़ोन ही करें, लेकिन भारत विकास परिषद के नाम पर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अवश्य काम करें। यदि इसको मन में धारण करके अपन काम करेंगे, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, कि ईश्वर आपको वो शक्ति प्रदान करेगा कि जो लक्ष्य रीजन आपको देता है, जो प्रांत हमें देता है, वो शाखा पूरा करेगी। तो अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष ये त्रिमूर्ति है, ये मिलकर के और अपने जो अपना आपको जो दायित्व मिला है, आपको दायित्व को यादगार बनाएँ। आपको ऐसा जीवन में याद मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष था, तो ये मेरा काम हुआ है। हमारी शाखा के कई दायित्वधारियों ने ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं। आज सीताराम जी करोलीवाड़ो को यदि मान लो वो विवेकानंद की मूर्ति के लिए याद किया जाएगा, शमशान के लिए जिन्होंने भी उसको हिंडौन में काम किया, उनको आज भी याद किया जाता है। तो ऐसे जो हमारा दायित्व जब रहता है, उस समय हम कोई ऐसे यूनिक काम करके जाते हैं, तो आने वाला वक़्त, इतिहास उनको भारत विकास परिषद का इतिहास लिखा जाएगा उस शाखा का, तो उनको याद किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आपको बधाई। धन्यवाद हरि जी भाई साहब, प्रभावी उद्बोधन के लिए। योगेंद्र जी अपना ये लगातार चलेगा ना, बंद तो नहीं होगा ना योगेंद्र जी? नहीं होगा भाई साहब, लगातार चलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आए और हमारा इस कार्यशाला की दृष्टि से हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें, श्री डी शर्मा साहब। सभी को मेरा नमस्कार। इनका सर अनम्यूट डी करें शर्मा जी का अनम्यूट करो। हाँ, हाँ, हो गया? जी जी थैंक यू। आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, हेलो? अब आ रही है सर। हेलो? आवाज नहीं आ रही आपकी। दूसरों को भी नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है ना, फिर जी हाँ। हर्षवर्धन जी को क्यों नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी। डी शर्मा हर्षवर्धन जी साहब, आपकी ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हर्षवर्धन जी आपके नहीं आ रही। योगेंद्र जी आवाज नहीं आ रही डी शर्मा जी की। सर आवाज आ रही है, हाँ, आ रही है आवाज। आ रही है। जी हाँ। चालू करूं सर मैं बोलना? हाँ सर। थैंक जी यू। सर। हम 21-22 की नई कार्यकारिणी के साथ आज यहाँ प्रांतीय परिषद की बैठक में भाग ले रहे हैं। जो कार्यकारिणी गठित की गई है, उसके लिए मैं सभी को अपनी ओर से, रीजन की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये टीम पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ राजस्थान पूर्व प्रांत के भारत विकास परिषद के जो सिद्धांत हैं, जो उद्देश्य हैं, जिसके लिए हमने संकल्प अभी लिया है, तो उसके अनुरूप कार्य करते हुए एक रीजन में एक कीर्तिमान स्थापित ये प्रांत करे, ऐसी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। अभी आज के इस कार्यक्रम में महासचिव महोदय ने जो रचना की है कार्यक्रम की, बहुत ही छोटे समय के अंदर बहुत बड़ा काम करने की योजना आज की इस बैठक की लगी है और निश्चित रूप से कम समय में
अशोक जी मित्तल और हमारे हरि प्रसाद जी ने जो बहुत ही विस्तार से नटशेल में सारी बात आपके समक्ष रख दी है। निश्चित रूप से हम सभी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस प्रांत में एक बहुत ही दीदी डेडिकेटेड सर आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी सर, अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, माइक मुझे पास में रखना पड़ेगा। जी जी तो हम लोग उसी के अनुरूप अपने इस प्रांत के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जैसा एजेंडा मुझे भेजा था, उसमें मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय प्रकल्प कोष एवं वित्त के विषय में मैं आपको जानकारी दूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन कर देता हूँ कि अशोक जी मित्तल ने जो संगठनात्मक ढांचा आपके समक्ष प्रस्तुत किया, 1 अप्रैल से एक रीजन और बढ़ गया है अपना, 1 अप्रैल 1921 से। जो नॉर्थ रीजन जो हमारा था, जिसका एक बहुत बड़ा भाग उसमें 17 प्रांत काम कर रहे थे। थोड़ा एरिया बहुत बड़ा था और ये पूरे वर्ष इस पर चर्चा होती रही कि इसको 2 भागों में बाँटा जाए। तो नॉर्थ रीजन को 2 भागों में बाँट दिया है, तो अब पूरे देश में 9 की बजाय 10 रीजन बन गए हैं। पहली चीज़ तो ये आप नोट कर लें भले ही, आपके पास सूचना ये रहनी चाहिए। अ, दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पर सब अपना-अपना नया दायित्व लेकर आज की इस बैठक में बैठे हुए हैं। शब्द आपके समक्ष रखता हूँ कि क्या, सबसे पहला होता है क्या, दूसरा शब्द है कब और तीसरा शब्द है कैसे। क्या से मेरा मतलब है कि आपके पास में क्या दायित्व आपको प्रदान किया गया है या आपने क्या दायित्व लिया है। इसका अर्थ ये है कि आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपके कार्य करने की पद्धति को देखते हुए आपको कोई एक विशिष्ट कार्य प्रदान किया गया है। जब हमें कोई कार्य प्रदान किया जाता है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमें उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बनाया गया, यानी उसको कोष का काम दिया गया है, तो उस दायित्वधारी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत विकास परिषद में कोष का कार्य कैसे करना है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है फीस का, किन-किन ज़िम्मेदारियों को हमें पूरा करना है, ये सब जानकारी उसे इस विशिष्ट दायित्व के लिए होनी चाहिए। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारा साहित्य है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। जैसे जब वर्ष प्रारंभ होता है, तो एक कार्यशाला जो पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, वो कार्यशालाएँ अब रीजन स्तर पर होती हैं। और 25 अप्रैल को हमारे रीजन की कार्यशाला नागौर में होने वाली थी। लेकिन ये जो कोरोना का वापस प्रारंभ हुआ इफ़ेक्ट, इसकी वजह से उसे कैंसल करना पड़ा। लेकिन कैंसल करने का मतलब ये नहीं है कि कार्य रुक गया। कार्य सतत प्रारंभ है। जैसा आज आपके प्रांत का पदस्थापन समारोह होना था, लेकिन हम वर्चुअल कर रहे हैं और उसी तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग फिजिकल करते हैं और उल्टा बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हो पा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें यही बताया जाता है कि हमें जो कुछ दिया गया है, यानी हमें क्या काम दिया गया है, इसकी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। लेकिन जिसने जानकारी प्राप्त करनी होती है, उससे मेरा निवेदन है कि वे जो कार्य उन्हें सौंपा गया है, उसकी पूर्ण जानकारी लें, हासिल करें। और इसके बहुत सारे साधन हैं। आज जैसे हरि प्रसाद जी आपके पास में संरक्षक के रूप में अशोक जी मित्तल हैं, प्रांतीय अध्यक्ष जी बहुत हमारे पुराने और रिपीट हुए हैं इस वर्ष, हर्षवर्धन जी हैं। ये सब आपको आपके कार्य के बारे में पूरी जानकारी हमेशा देते रहेंगे और उसके बाद में आप रीजन स्तर पर, आप केंद्रीय स्तर पर भी किसी भी जानकारी के लिए स्वतंत्र हैं और कभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने अपने दायित्व की जानकारी प्राप्त कर ली, यानी आप क्या हैं,
आपको क्या दायित्व दिया गया है, आपने क्या दायित्व लिया है। दूसरी बात होती है कि कब आपने जो दायित्व लिया है, आपको गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का जो प्रकल्प है उसका संयोजक बना दिया गया। अब कब आपको क्या-क्या करना है, ये जो पार्ट है कब का, ये एक्चुअली प्रोजेक्शन है, आपको कागज़ पे लेना होगा। आपको एक योजना तैयार करनी होगी कि जो मुझे दायित्व सौंपा गया है वो स्कूलों से संबंधित है। मुझे कब-कब इस कार्यक्रम को अपनी शाखाओं में कैसे संचालित करवाना है, प्रांत स्तर से यदि मैं प्रांत का प्रकल्प संयोजक हूँ, तो मुझे शाखाओं को कैसे जानकारियाँ प्रदान करनी है, इसको कैसे करवाना है, ये जानकारी जब हमने कर ली और उसको प्रोजेक्शन में ले लिया, उसको हमने कागज़ पर ले लिया, तो तीसरी बात होती है कैसे, हाउ, हाउ टू ऑर्गेनाइज़ दिस प्रोग्राम। और यदि ये तीनों चीज़ों का तारतम्य में हमने बैठा दिया सही ढंग से, तो आप मानकर चलिए आपने जो दायित्व लिया है, वह वर्ष के अंत में जब उसका आकलन आप करेंगे, तो आप पाएँगे कि आपका 100% काम हो गया है। और यही चीज़ ये जो हम कार्यशालाएँ करते हैं, इसमें बताई जाती हैं। अब मैं आता हूँ राष्ट्रीय प्रकल्प, जो विषय मुझे दिया गया है। आप सबको पता है या भारत विकास परिषद में जो नए लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं, जो संस्कार से, सेवा से, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है भारत विकास परिषद का, उसके अनुरूप हमने कुछ कार्यक्रमों की रचना की हुई है। जिसमें हमारा जो एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम है, वह है समूह गान प्रतियोगिता। ये समूह गान प्रतियोगिता जब फिजिकल रूप से हम लोग कर रहे थे, तो हिंदी और संस्कृत के जो गीत हैं, जो हमारी पुस्तक है राष्ट्रीय गीतिका, उसमें से चयन करके स्कूल के विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर तक ये कार्यक्रम पहुँचता है, शाखा-शाखा से प्रांत, प्रांत से रीजन और रीजन से राष्ट्रीय स्तर पर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की वजह से भारत विकास परिषद ने पूरे देश में अपनी एक पहचान स्थापित की है। इसी तरह से जो हमारा भारत को जानो कार्यक्रम है, भारत को जानो ये भी राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जो शाखा स्तर, प्रांत स्तर, रीजन स्तर से होता हुआ राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचता है। इसके अलावा भी कुछ और छोटे-छोटे कार्यक्रम भी हैं। एक कार्यक्रम हमारे रीजन से ही प्रारंभ हुआ है, वह है अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता, जो अलवर में प्रारंभ किया गया था। 2 साल से हम इस कार्यक्रम 2 साल से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को भी हम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर तक इस कार्यक्रम को ले जाने की योजना बना रहे हैं। रीजन स्तर पे तो 2 वर्ष से हम इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। इसीलिए शाखा स्तर पर हमें राष्ट्रीय कार्यक्रम 1 राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम हर शाखा को निश्चित रूप से अपनी शाखा में करनी चाहिए। इससे उस नगर में भारत विकास परिषद की एक पहचान बनती है और भारत विकास परिषद की जो पहचान है, वही पहचान समाज में जो हम सेवा और संस्कार के कार्यक्रमों से समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, वह संभव हो सकता है। ये सब टूल्स हैं। ये जो कार्यक्रम हैं राष्ट्रीय स्तर के, लोकल स्तर के, शाखा स्तर तक जो रहने वाले कार्यक्रम हैं, ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं सेवा और संस्कार के, उनको पूर्ण करने के काम आते हैं। इसका जो परिणाम हमें मिलता है, वो ये मिलता है कि लोग भारत विकास परिषद के प्रति एक समाज में, राष्ट्र में जो बदलाव महसूस करते हैं, वही भारत के विकास में भी सहयोगी होता है। इसके बाद में जो अगला बिंदु मुझे दिया गया था, वह था कोष से संबंधित। आपके यहाँ शाखा में जो हम 3 दायित्वधारी चुनते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष शाखा स्तर पर है, उसके बाद में प्रांत स्तर पर जो इस कार्य को देखते हैं, उन्हें हम वित्त सचिव बोलते हैं और जो हमारे रीजन स्तर पर जो इस कार्य को देखते हैं, वे हमारे नेशनल सेक्रेटरी वित्त होते हैं, जो कि राकेश जी गुप्ता भिवाड़ी से हैं। आप मानकर चलिए कि भले ही हमारा व्यापार हो, हमारा कोई एनजीओ है, हमारा घर है, हर जगह पर
एक वित्त बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। वित्त को एकत्रित करना, वित्त को संभालना, उसे सही ढंग से रिकॉर्ड कीपिंग में लेना और जो सरकारी या गवर्नमेंट की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना, ये सब इस वित्त के भाग हैं। अब हमें इसे पूरा करने के लिए किन-किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही शाखा का कार्यकाल 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और प्रांत का कार्यकाल भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार प्रांत सबसे पहले अपना बजट तैयार करता है उस वर्ष का, तो प्रारंभ में हमें पिछले साल की बैलेंस शीट को देखते हुए अगले वर्ष की बजट को तैयार करना चाहिए। उसी प्रकार शाखाओं को भी पिछले साल के खर्चे और इनकम को देखते हुए उनको एक बजट के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, समय पे उस बजट को बना लेना चाहिए। इसी प्रकार जो वर्ष बीत चुका है 31 मार्च को जो कार्यकाल समाप्त हुआ है, प्रांत स्तर पर उसकी ऑडिट अप्रैल माह में करवाकर और उस ऑडिट रिपोर्ट को हमें केंद्र को तुरंत भिजवा देना चाहिए। उसको अपनी कार्यकारिणी में पास करवा लेना चाहिए, जनरल बॉडी में पास करवाकर और उसे तुरंत केंद्र को भेज देना चाहिए। इसका कारण ये है कि प्रांत के सभी अकाउंट केंद्र के साथ समायोजित होकर उसकी एक बैलेंस शीट तैयार होती है। इसलिए केंद्र की बैलेंस शीट समय पर प्रस्तुत हो जाए, इसलिए प्रांत को अपने अकाउंट्स की ऑडिट तुरंत मार्च समाप्त होने के बाद करवा लेनी चाहिए। इसी प्रकार शाखाओं को भी ये निर्देश हैं कि शाखा 31 मार्च तक के अपने अकाउंट तैयार कर ले, उसे किसी चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करवा ले। यदि चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट नहीं करवा पा रहे हैं, तो वे अपनी शाखा के ही किसी बहुत वरिष्ठ सीनियर साथी के साथ उसकी जाँच करवाकर, उनके हस्ताक्षर करवाकर समय पे उस अकाउंट को प्रांत के पास भेज दें। ये ज़रूरी है, इसे करना चाहिए। लेकिन अभी शाखाओं पर मैं विशेष तौर से बात करना चाहता हूँ कि शाखाओं के पास बहुत सारी शाखाएँ ऐसी हैं, जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं। अगर वो बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें माँगी जा रही हैं, जो आजकल के नियम हैं बैंक अकाउंट खोलने के। ये समस्याएँ आ रही हैं, तो शाखाएँ अपने खाते नहीं खोल पाती। सारा अकाउंट किसी डायरी में सारा कैश लेन-देन से करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी इसकी ज़िम्मेदारी हम पर आ सकती है, इनकम टैक्स की ज़िम्मेदारी आ सकती है, इसे हमें समझना चाहिए। और जो हमारे प्रांतीय वित्तीय सचिव हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वे सभी शाखाओं को निर्देशित करते हुए, सहयोग करते हुए, उनका मार्गदर्शन करते हुए, उनके प्रॉपर अकाउंट्स खुलवाएँ और अकाउंट खुलवाकर प्रॉपर अकाउंट खुलवाकर उन्हें कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको वर्ष के अंत में उसकी बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, ये विशेष तौर से ध्यान दें। और जो अकाउंट्स खोलते वक़्त जो चीज़ अभी माँगी जा रही हैं, उसमें देखिए ऐसा होता है सबसे पहले बैंक आपका पैन कार्ड माँगती है। तो अभी तक तो ये हो रहा था कि जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं वे अपने पैन कार्ड देकर पुराने अकाउंट जिनके खुले हुए हैं वो चल रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत विकास परिषद का पैन कार्ड माँगा जाएगा और भारत विकास परिषद का पैन कार्ड लेने के लिए आपको एओपी की रचना करके और अप्लाई करके अपना भारत विकास परिषद का पैन कार्ड इश्यू करवाना होगा। बार-बार इस विषय पर चर्चा की जाती है, प्रांतों को निर्देश दिए जाते हैं और इसके लिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूँ कि प्रांत आपको इसमें सहयोग करेगा और प्रांत को भी यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी फाइनेंस राकेश जी गुप्ता जो भिवाड़ी बैठते हैं, आप कभी भी उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। वे आपका एओपी अप्लाई भी करवा देंगे। क्या-क्या चीज़ें उन्हें आपको देनी है, ये सब चीज़ें आपसे माँग लेंगे वो। इसलिए आपको कहीं किसी समस्या की सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको एओपी में रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना पैन कार्ड इश्यू करा लेना चाहिए और वे पैन कार्ड बैंक में देकर आपका आसानी से अकाउंट खुल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपसे 2 चीज़ और माँगेगा, आपका एफ़िलिएशन सर्टिफ़िकेट
एफिलिएशन सर्टिफिकेट केंद्र जारी करता है, उसकी एक कॉपी लगा दीजिए साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाईलॉज अगर मांगता है बैंक, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाईलॉज आपके पास में जो हमारी भारत विकास परिषद की वेबसाइट बनी हुई है उस पर उपलब्ध है। आप प्रांत के वित्त सचिव से, महासचिव से मांग सकते हैं और वे लगाकर आप बैंक को दे दें, आपका पक्का अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन उसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है, वह ये है कि जो हम फीस का पैसा कलेक्ट करते हैं, वह पैसा जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं वह पूरा का पूरा इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो एओपी में अकाउंट खोले गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का डोनेशन या किसी भी प्रकार की जो इनकम है उस पर टैक्स देना होगा। उस स्थिति में क्या शाखाओं को करना चाहिए, वो ये है कि यदि आप कोई डोनेशन एओपी के अकाउंट खुलने के बाद आप यदि कोई पैसा किसी डोनेशन में ले रहे हैं तो उसकी एंट्री आप प्रांत के अकाउंट के साथ कर लें, आसानी से हो जाएगा। जो डोनेशन का पैसा आया है वो प्रांत में आप जमा करवा दें, जो खर्चा कर रहे हैं वह खर्चे के लिए पेमेंट आप प्रांत से ले लेवें और उस खर्चे को चेक द्वारा, प्रांत के चेक द्वारा करवा दें। उसमें यदि आपके सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज जो आपको मिलेगा, जो पैसा उसमें जमा है, उस पर भी इनकम मानते हुए उस पर आपको टैक्स देना होगा और उसका रिटर्न भरना भी बहुत जरूरी हो। सिंपल, हेलो, उसका बहुत सिंपल रिटर्न है। रिटर्न भरने में भी कोई आपको दिक्कत आए, राकेश जी गुप्ता जी को आप अपनी बैलेंस शीट भेज दें, वो उसका रिटर्न वो भी सबमिट कर देंगे। इसलिए बहुत आसान है, हमें डरना नहीं चाहिए और अपनी ये जो आवश्यकता है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पूरा करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे सब काम है, संस्था को चलाना है, तो जो हमारा कोष है वह मेंटेन रहना चाहिए, समय से कोष में पैसा आना चाहिए। वह कहाँ से आएगा? ये जो भी सब्सक्रिप्शन हमने तय किया हुआ है, जो भी फीस हमने अपने मेंबरों से तय की गई है, वह फीस का कलेक्शन समय पे हम करें, समय पर हम प्रांत को उसका भुगतान कर दें। जैसा आपको बताया गया है कि 500 रुपए का प्रति मेंबर जो शाखा में है उसका पैसा भेजा जाता है, 250 रुपया केंद्र का होता है, 250 रुपया प्रांत का होता है। हम अपने सारे डीलिंग्स चेक से करें, उसमें अकाउंट बनाने में आपको बहुत सुविधा होगी, पारदर्शिता रहेगी। कोई भी जो पेटी केसेस होते हैं, छोटे कैश पेमेंट होते हैं, उसके लिए वाउचर जरूर बनाएं और जो बहुत व्यवस्थित काम होगा। कोई बहुत बड़ा काम अपने यहाँ पर कैश का होता नहीं है। जो बड़े, जिन शाखाओं में बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कोई बहुत बड़ा परमानेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उनका जिसमें लाखों रुपए का कोई लेन देन है, तो उसके लिए व्यवस्था है। वे अपनी ट्रस्ट के थ्रू काम करते हैं या उनको अपनी ट्रस्ट बनानी चाहिए और उस ट्रस्ट के थ्रू वो सारे काम करने चाहिए। जहाँ छोटे-छोटे खर्चों के कार्यक्रम होते हैं 10, 20, 25, 50 लाख रुपए तक के, वे काम हम प्रांत के अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं और हमें करने चाहिए। यदि सब इन बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं, तो हमारी शाखा भी सुदृढ़ होती है, एक पारदर्शिता उसमें होती है और ये जो अकाउंट है, जो फीस कलेक्शन का काम है, अकाउंट मेंटेनेंस का जो काम है, ये काम एक बहुत ही सही ढंग से यदि हम समय पे करते जाएँ, इसमें कोई बहुत अधिक बर्डन नहीं है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि विषय को करीब-करीब मैंने आपके समक्ष रख दिया है। इसके अलावा भी यदि जब भी आपको प्लस प्रांत के दायित्वधारियों को अकाउंट संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, आप सदैव राकेश जी गुप्ता को फ़ोन लगाकर इसमें मार्गदर्शन ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। वे सब काम करने के लिए सदैव आपके साथ खड़े हुए हैं। पुनः मैं जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, उसको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हुए, विशेष तौर से डॉक्टर साहब को, हर्षवर्धन जी को और जो गंगापुर सिटी से अभी वित्त सचिव महोदय जो आए हैं, बने हैं, उन सबको, संगठन मंत्री को, वाइस प्रेसिडेंट को और विशेष रूप से जो महिला प्रभारी प्रांत की बनी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है, महिला प्रभारी के ऊपर। क्योंकि महिलाओं के जो कार्यक्रम हैं, पूरे वर्ष बहुत अच्छे आयोजित होते हैं, तो उन सबको मैं बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप खुद ही हो गए होंगे मीटिंग में, पूरे मनोयोग के साथ आप कार्य को करें
ये कोरोना जैसी जो विपदा है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने कोरोना पिछले वर्ष था तो भारत विकास परिषद ने जो भी साधन हमें उपलब्ध हुआ उससे कहीं ज्यादा काम हमने किए हैं और इस वर्ष भी यदि प्रभु ने चाहा तो जल्दी इससे निजात मिलेगी और पुनः हम अपनी उसी स्पीड से काम करेंगे। और जो शाखा विस्तार की बात डॉक्टर साहब ने कही वो मैंने नमूना देख लिया था। जो पिछली बैठक में हम भरतपुर इकट्ठे हुए थे, जो योजना वो लेकर आए थे, मुझे लगता है कि ये जो हमारा ईस्ट प्रांत है वह हमारे बहुत अच्छे रीजन के बहुत अच्छे प्रांतों की प्रतिस्पर्धा में आगे आएगा। इसी सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। आज के कार्यक्रम में हमारे रीजन के चेयरमैन श्री डी शर्मा जी ने, अशोक जी ने, हरी जी भाई साहब ने, कृष्णा जी ने, संतोष जी ने, उमेश जी सिंगल जी, सभी पदाधिकारियों ने अपना समय दिया। हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आज अपनी इस तरीके से ये जूम मीटिंग हुई है और आज हमको सभी का प्रभावी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और इस मार्गदर्शन के आधार पर अपन सभी प्रांत में शाखाओं में विस्तार से कार्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और सभी का मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। अब हम राष्ट्रगान के साथ में अपना कार्यक्रम समापन करेंगे। सभी सामूहिक रूप से बोलेंगे। सरोज जी मंगल जी से निवेदन है कि वो शुरुआत करें और सभी को वो करते हैं। सभी अपना अनम्यूट कर लीजिए आप। मन अधिनायक हिमाचल तब शुभ आशीष मांगे तब जय जन गण भारत भाग्य विधाता भारत माता की बढ़िया सुचारू जूम मीटिंग करने के लिए और सभी से निवेदन है कि योगेंद्र जी कहते हैं कि अपनी अपनी शाखाओं में आर्टिस्ट की नियुक्ति करें ताकि उनको कार्य करने में से भी निवेदन करूंगा कि वो भी 2 मिनट सबको कुछ बताएं कि वैसे आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सुन नहीं पा रहे हैं। अब आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट। आप एक बार अनम्यूट करें, फिर एक बार आप मेरे क्या बोल रहे थे वो बताएं। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। आप अनम्यूट करें भाई साहब अपने आप को। हर्षवर्धन जी भाई साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें पहले। योगेंद्र जी भाई साहब हमारे आईटी प्रभारी हैं प्रांत के और वो बड़ा अच्छा काम संभाल रहे हैं। उन्होंने पूरी वेबसाइट बना करके और सभी को उससे जोड़ दिया है और उन्होंने आग्रह किया है कि सभी ब्रांच अपनी अपनी ब्रांच में भी एक एक आईटी प्रभारी नियुक्त करें ताकि योगेंद्र जी उनके माध्यम से सूचनाएं एकत्रित कर सकें। तो अब इस संबंध में थोड़ा योगेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अवगत करावें सभी को कैसे क्या करना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपको एक बार जल्दी से वेबसाइट की विजिट कराना चाहूंगा और
उसी में आपसे कुछ अपडेट्स जो भी रहेंगे वो आप मेरे को बाद में भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, क्योंकि ये पूरा अभी तक जितना भी मैंने डेटा तैयार किया है वो अपने ही लेवल से तैयार किया है। आप सब से कुछ हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें मैंने लेने की कोशिश की थी। मेरी मेरी नॉलेज के आधार पे पूरा कलेक्ट किया है अभी तक। और भी कुछ अगर आप चाहेंगे इसमें परिवर्तन करना तो वो हम यहाँ से परिवर्तन कर पाएंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। जी भाई साहब, इस तरह की ये वेबसाइट रहेगी अपनी। ये हमारा होम पेज है जिसमें प्रांत का नाम है और हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगे वो होम हो गया। होम पर नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारे 5 सूत्र दिखे हुए हैं। फिर हमारे जो कुछ मुख्य प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी रहेगी। और नीचे हमारे पास एक लेटेस्ट न्यूज और इवेंट करके हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। जो भी प्रांतीय कार्यक्रम होंगे और शाखाओं के कार्यक्रम होंगे उनकी समाचार हम यहाँ पे लगा सकेंगे। पहले भी लगा सकेंगे। कोई भी इवेंट है, जैसे 11 तारीख को कार्यक्रम होना था, ये पहले से मैंने लगा दिया था और जैसे ही निरस्त होने की सूचना हमारे पास आई तो हमने इसको निरस्त होने का सूचना भी यहाँ पर लगा दी थी। इसी तरह यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी हमने दिए, मेंबरशिप के फॉर्म यहाँ पे उपलब्ध है। प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में एक नया फॉर्म हमने डिजाइन किया था जिसमें काफी सूचनाएं हमने कलेक्ट की हैं। एक बिल्कुल। तो हो गया योगेंद्र जी? नहीं, उस फॉर्म पे काफी सूचना कलेक्ट करने की कोशिश की है। मेंबर का संकल्प फॉर्म भी यहाँ पर है। दायित्व का फॉर्म भी 1-2 दिन में मैं यहाँ पे लगवा दूंगा। और कई चीजें, टारगेट भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। जो भी शाखाएं हैं वो उनके लॉगिन सभी को अलग अलग दिए जाएंगे। जो लॉगिन का ऑप्शन दिया है यहाँ से वो शाखाएं अपना अपना लॉगिन कर पाएंगी। अबाउट अस के अंदर में हिस्ट्री रहेगा, बीबीबीपी का, भारत विकास परिषद का मिशन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और अचीवमेंट्स के बारे में भी हम यहाँ पे जानकारी देंगे। अभी तक प्रोग्राम्स हमारे जो भी रहेंगे, संस्कार के प्रोग्राम है, भारत को जानो है, गुरु वंदन है, नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन है, बाल युवा परिवार से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, उन सबकी सूचनाएं जो भी शाखा करेगी, जो भी कार्यक्रम करेगी, वो अपने लॉगिन से जो अपलोड करेंगे वो हमारी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। उसकी सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध रहेंगी। इसी तरह सेवा प्रकल्प के जो भी कार्यक्रम हमारे पूरे प्रांत में होंगे वो ऑटोमेटिक हमारे पास अपडेट रहेगा। स्थायी प्रकल्प का रहेगा और इसी तरह अन्य कोई भी हमारे प्रकल्प है उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ऑफिस बियरर्स में नेशनल कमेटी के बारे में मेरी वेबसाइट जो डेवलपर है उनसे बात चल रही है कि या तो वो केंद्र की वेबसाइट है उससे सीधा लिंक करा के हमें नेशनल कमेटी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं और रीजनल कमेटी के बारे में, या फिर हम पीडीएफ में इस जानकारी को उपलब्ध करा देंगे 1 से 2 दिन में। प्रांत की कमेटी हमने डाल दी है। एक मिनट मैं आपको दे रहा हूं। प्रांत की कमेटी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसमें वर्षवार हम ये देख पाएंगे कि उस वर्ष में कौन सी कमेटी कार्य कर रही थी और पूरी कार्यकारिणी के साथ में प्रकल्प प्रभारियों की भी यहाँ पे सूची हमें उपलब्ध रहेगी, फोटो और उनके एड्रेस के साथ में। कुछ कमियां भी इसमें रही हैं, जैसे क्रम संख्या में अभी परिवर्तन होना है। हमारे दोनों संरक्षक महोदय क्रम संख्या 1-2 पर आने हैं। उसके बाद अन्य जो भी पदाधिकारी गण है उनका क्रम संख्या जैसा मेरे को कार्यकारिणी सूची में मिला है उसी के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद में एड्रेस में भी थोड़ा सा कमी रह गई है, वो भी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये पूरी सूची यहाँ पे मेरे द्वारा ये फीड कर दी गई है। अगर किसी को भी फोटो, कोई मेल आईडी में कुछ इश्यू है तो एक बार प्लीज आप चेक कर लें और मेरे को एक बार फिर से अपडेट करा दें। मेरे को व्हाट्सएप पे ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। इसी तरह से
चल रही है ना मीटिंग? हाँ, मेरा आ रहा है ना अभी। मेरे को एक्चुअली वो शायद मैंने अच्छा ये अब स्क्रीन दिख रही है जो मैं चला रहा हूँ? ब्रांच आवाज आ रही है? आ रही है। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे ब्रांच के लिए भी हमने ऑप्शन दिया है। ब्रांच के लॉगिन से ही ब्रांच के सारे पदाधिकारियों, प्रकल्प प्रभारियों की सूची यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स की अपडेट की जा सकेगी। वो हमें यहाँ पे इसी तरह जैसे प्रांत की दिखाई दी है वैसे ही दिखाई देगी। यहाँ पे ब्रांच जितनी भी हमारी कार्यरत हैं वो सारी भी हमें दिखाई देगी। ब्रांच पे जैसे डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमें ये ब्रांच दिखाई देंगी। इसमें भी एक अमेंडमेंट होना है। जैसा हमारे यहाँ फीडिंग की गई है वैसी की वैसी फीडिंग जो नाम शाखाओं के हैं उसी तरह से यहाँ पे दिखाई देंगी। साथ में प्रांत का और जो शाखा का कोड केंद्र के द्वारा जारी किया गया है वो शाखा का कोड भी ब्रैकेट में यहाँ पर सभी शाखाओं को दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे द्वारा ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि जो आपके शाखा के सदस्य हैं, किसी भी शाखा के सदस्य, उनकी सूची भी हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। स्पेशल इन्वाइटीज की लिस्ट अलग से दिखाई देगी। ये लिंक अभी चालू नहीं हुआ है, मेरे द्वारा फीडिंग पूरी कर ली गई है। इसी तरह फोटो गैलरी में भी हमने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के फोटो यहाँ पर अपलोड कराए हैं। प्रांतीय कार्यक्रम अगर कोई होंगे तो उनके प्रांतीय कार्यक्रम के ऑप्शन में हमें फोटो मिलेंगे। केंद्रीय कार्यक्रम है या क्षेत्रीय कार्यक्रम है उसके फोटो अगर आप अपलोड करना चाहेंगे तो वो आप अपने शाखा के उससे भी कार्यक्रम अपलोड कर पाएंगे। फोटो यहाँ पे आपको सीधे दिखाई देंगे। दायित्व ग्रहण है और जो भी प्रकल्प हमारे चल रहे हैं उन सब प्रकल्प की कैटेगरी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उसी प्रकल्प में आप अपने ये कार्यक्रम को यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो जो कार्यक्रम आप अपलोड कर रहे हैं, जिसकी सूचना आप अपलोड कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में हमारे द्वारा 3 फोटो लिए गए हैं। वो तीनों फोटो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर सीधे दिखाई दें, ऐसी व्यवस्था मेरी डेवलपर के साथ में बात चल रही है और वो हम उसको पूरा करा के दे देंगे। इसी तरह से वीडियो की भी गैलरी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। प्रांत में और हमारे शाखाओं में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सारी चीजें हमारे प्रांतीय कार्यक्रम ममता महेश्वरी जी के संचालन में आयोजित हुआ था, जो हमने यहाँ पर पूरा यूट्यूब का जो चैनल है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। वो भी आप प्रांतीय कार्यक्रम अभी भी देख सकते हैं। आज के दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम भी हम यहाँ पर लगवा देंगे उसको अपलोड करके। और इसी तरह से केंद्र से ये वीडियो मैंने सर्च करके निकाला था जो केंद्र का है। इसमें परिचय बाल विकास परिषद के द्वारा दिया गया है। कॉन्टैक्ट अस में भी हमारे प्रांत की जो महासचिव महोदय हैं उनके बारे में उनका मोबाइल नंबर, मेल आईडी हमारे प्रांत की ये है। एक मेल आईडी और यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। इस तरह की कुछ सूचनाएं हमने इस पे अपलोड कराई है। बाकी डोनेशन अगर कोई डायरेक्ट भी करना चाहे तो उसके लिए हमने डोनेट का एक बटन दिया है, जहाँ पे हमारे प्रांत के अकाउंट नंबर, पैन नंबर और ईटीजी का रजिस्ट्रेशन जो है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। इस तरह से ये पूरा एक वेबसाइट पे हमारा अभी वर्किंग चल रहा है। कुछ चीज़ें मैंने भेजी हुई हैं, कुछ बाकी की चीज़ों पर जैसे ही हमें मिलेगा उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। ये एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। आपका प्रयास आपकी अथक मेहनत का है। आपने बहुत अत्यधिक मेहनत करी है इसको बनाने में और सभी से मेरा अनुरोध है कि योगेंद्र जी को सब सहयोग करें ताकि ये वेबसाइट अपना ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग हो सके। ये सब आप सब लोगों के मार्गदर्शन का नतीजा है। अभी तक मैंने जो कुछ सीखा है परिषद में उसके आधार पे मैंने ये सब चीज़ें तैयार की हैं। आगे आप सभी से निवेदन ये है कि शाखाओं के जो भी कार्यक्रम है जब से आपको लॉगिन मिल जाए उन अपने लॉगिन के माध्यम से वो सारे कार्यक्रम नियमित रूप से उसको अपडेट करें। यहाँ तक कि आपके लॉगिन में जो कार्यक्रम आप अपलोड करेंगे, कार्यक्रम की सूचना, जैसे आज कोई कार्यक्रम हो गया उसकी कल भी आप सूचना अपलोड करेंगे तो उसके बाद में उसमें हमने 3 फोटो और 3 न्यूज कवरेज के फोटो के लिए भी हम ऑप्शन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक और ऑप्शन देने वाले हैं गैलरी में ही न्यूज कवरेज के नाम से। तो जितनी भी न्यूज कवरेज हमारी पूरे प्रांत की होंगी, जो भी शाखा उसको अपलोड करेगी वो हमारी न्यूज कवरेज भी वेबसाइट पर दिखाई देगी। ये भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कोशिश की जा रही है कि पूरा हम यहाँ पे इसको अपलोड करके रखें। धन्यवाद। धन्यवाद योगेंद्र जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन इसको समाप्त करते हैं मीटिंग।
थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब हर्षवर्धन जी, धन्यवाद योगेंद्र जी, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। अभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम जिंदगी भाई साहब। सभी को वंदे मातरम और बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। नई क्रांति करने की बहुत बहुत बधाई। क्यों वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई साहब। सभी का स्वागत। धन्यवाद। हाँ गोलू।